दक्षिणी क्षेत्र के किसी पत्थर की चट्टान क्षेत्र में एक प्राचीन झूलता पुल है जो स्थानीय गांव के निवासियों के लिए शहर जाने का मुख्य मार्ग है। पुल के नीचे की नदी पर्वत की चोटी से निकलने वाले ताजे पानी से घाटी की ओर बहती है। किसी को नहीं पता यह पुल नदी कितनी गहरी है। कुछ साहसी गोताखोर नदी में कूदने के बाद कभी लौटकर नहीं आए। इसने इस स्थान के रहस्य को और बढ़ा दिया है। जो शुआई एक वकील है। अंत में उसने इस उच्च स्तरीय योग्यता के लिए तैयार होने के प्रमाण पत्र ने विशेष रूप से यह शांत जगह चुनी थी। और यूं कानून ज्ञान सीखते सीखते थक जाता तो द्याव छाव पर टहलने जाता। उस दिन शाम को उसने कुछ थकान महसूस की। घर के बाहर जाकर थोड़ा आराम करने का विचार किया। फिर उसने चश्मा उतार कर दूर देखा जिससे उसकी निकट दृष्टि में सुधार हो सके। उसने पुल पर टहलने का निर्णय किया। रास्ते में उसे थोड़ी ठंड लगी क्योंकि अब शरद ऋतु आ चुकी थी और हवा चेहरे पर ठंडी लग रही थी। कुछ अरोमाथेरेपी वाले घरों को पार करते हुए और एक छोटे जंगल से गुजरते हुए आप पुल के नीचे पहुंच सकते हैं। उसे पुल पर इधर उधर चलने का अनुभव पसंद है। वहाँ पुल पर अक्सर विभिन्न पक्षी बैठे रहते हैं और वह उनकी स्वतंत्रता से ईर्ष्या करता है। वह आशा करता है कि सूर्यास्त से पहले उस अनुभूति का अनुभव कर सके जो मछलियों के गहरे और नीले रंग के पानी से बने भव्य दृश्य से होती है। जब वह पुल के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पुल के बीच में खड़ा है। यह वही स्थान था जहाँ से वह अक्सर दृश्य देखता था। दूरी बहुत अधिक होने के कारण वह उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख सका। केवल इतना देख सका कि वह काले रंग की लंबी चोगे पहन रखा है। चोगे की टोपी ने उसका चेहरा ढक लिया था। हाथ में कुछ लिए हुए लटकते पुल की रेलिंग पर कुछ लिखता हुआ सा लग रहा था। यह देखकर जो शुआई थोड़ा डर गया, इसलिए उसने योजना बदल दी और पुल पर न जाकर नदी के किनारे वाले रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। चलते चलते नदी का निरीक्षण करना भी ठीक है। वह छोटे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चांदनी में जलधारा की आवाज उसके आसपास गूंज रही है। एकमात्र कमी यह है कि यहाँ बहुत सारी झाड़ियां हैं। हर साल इस समय मछुआरे कम हो जाते हैं, इसलिए यह छोटा रास्ता कम ही लोग चलते हैं। इसलिए वह सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि झाड़ियों से ठोकर न खाए। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। एक जंगल से गुजरते हुए एक तरफ का आईना उसे बेचैन कर रहा था। उसे न केवल अपने कदमों का ध्यान रखना था बल्कि कभी कभी आने वाली नीची टहनियों से भी बचना था। वह चिड़चिड़ाहट महसूस करने लगा। गर्दन पर से पसीना बह रहा था। अच्छी बात यह रही कि वह जल्दी ही जंगल को पार कर एक खुली जगह पर पहुंच गया। जौ शुआई ने देखा कि कुछ दूर पर कुछ आग की लपटें चमक रही थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि इस अंधेरे में सिर्फ वही अकेला होगा। उसने तो पहले ही डर के मारे पेशाब कर दिया था। पुल पर उस व्यक्ति की पीठ देखकर ही डरावना लगता था और अब इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक वकील होने के नाते वह नहीं मानता था कि उसके साथ कुछ अत्यधिक बुरा हो सकता है। उसने आगे बढ़कर स्थिति देखने का फैसला किया। जब वह घास में छिपकर अंदर गया तो उसने देखा कि 3 लोग मशालें पकड़े खड़े हैं और बगल में एक अलाव जल रहा है। लेकिन इसके बाद जो उसने देखा वह बहुत डरावना था। जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसका ऊपरी शरीर नग्न था। हाथ पैर 4 लकड़ी के खूंटों से बंधे हुए थे और वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। उसके शरीर पर खून भी था और जो शुआई उसकी चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सका क्योंकि उसके ऊपर एक खून से सनी सफेद चादर थी। 3 काले लबादे पहने लोग मशालें लिए लाश के चारों ओर घूम रहे थे। जो शुआई ने सांस रोक ली और नहीं जानता था कि क्या करना है। तब उन आदमियों में से एक ने अपनी जेब से एक कटार निकाली और बड़ी मुश्किल से उसने चीखने से खुद को रोका। वह तुरंत समझ गया कि यह एक पूजा समारोह है। उसने मोबाइल नहीं लाया था इसलिए पुलिस को नहीं बुला सकता था। वह डर से हिल भी नहीं सकता था। तभी उसने देखा कि एक और काले कपड़े पहने आदमी वहां आ रहा था। वह बिस्तर से उतरकर अपनी टोपी उतारता है। उसके पीले चेहरे पर टैटू होते हैं। यहाँ तक कि मंद रोशनी में भी जौ शुआई उसकी बुरी आंखें देख सकता था। आदमी इधर उधर देखने लगा। अचानक उसने जौ शुआई की दिशा की ओर इशारा किया और त्वरित कदमों से वहां जाने लगा। जौ शुआई की स्वाभाविक प्रतिक्रिया तुरंत जागृत हो गई और वह भागने लगा। जब वह जंगल पार कर रहा था तो वह पीछे से आने वाली सांसों की आवाज सुन सकता था। उसके फेफड़े जलने लगे। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर टहनियां थपथपा रही थीं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं कर रहा था। कुछ 100 मीटर की दूरी किसी क्षितिज की तरह लग रही थी और वह ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगा। सांस नहीं ले पा रहा था। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल आया और फिर पुल पर चलने लगा। बस पुल पार करते ही वह पास के घर से मदद मांग सकता था। लेकिन जब वह झूला पुल के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि वह आदमी पुल के शुरुआत में खड़ा है। जुआई अविश्वसनीय लगा। वह भयभीत हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सामने की स्थिति ने उसे निराश कर दिया। उसी समय उसने देखा कि काले चोगा पहने आदमी ने पुल की रेलिंग पर जो लेखन किया था वह लगभग आधे घंटे पहले किया गया था। वह चाकू से लिखा हुआ था, जुआई का जन्म 1992 मई और मृत्यु 2021 अक्टूबर। ये वही उसका नाम और जन्म तिथि है। उसे नहीं पता कि काले चोगे वाला आदमी ये कैसे जानता है। उसके पास अब सोचने का भी समय नहीं है। काले चोगे वाला आदमी छुरा लेकर पास आ रहा है और झोंक शुआई के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह नहीं चाहता था कि वह इसी तरह से मरे। फिर वह सब कुछ भूलकर पुल की रेलिंग पार करके नदी में कूद गया। काले वस्त्रों वाला आदमी पुल पर खड़ा होकर देख रहा था। झोंक शुआई ने सतह तक तैरने की कोशिश की, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी नदी का पानी पूरे शरीर में घुस चुका था और पहले की लंबी दौड़ के कारण उसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं बची थी। अंत में उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कभी नहीं खोली। उस अजीब यात्री से मिलने के बाद से मेरी जिंदगी में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। मैं एक खाली शहर की सेवा कर्मी हूँ
जब मैं दक्षिण पूर्व एशिया से देश की तरफ लौट रही फ्लाइट में थी, मैंने एक अजीब यात्री को देखा। उस समय विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था और वह यात्री अभी भी अपने बड़े सामान को थामे हुए था। मैंने मजबूरी में अपने अधिक अनुभवी सहकर्मी से मदद मांगी। सहकर्मी के आने के बाद आखिरकार उस यात्री को समझा दिया गया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत नाखुश था। फेजी अब स्थिर उड़ान में है। मैं कचरा गाड़ी को धक्का देकर बाहर लाई और कचरा इकट्ठा कर रही थी। जब मैं उस यात्री के पास पहुंची, उसने मुझे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा कि इसे फेंक देना। वह डिब्बा आयताकार था, लगभग हाथ की हथेली के आकार का। ढक्कन पर अजीब निशान उकेरे हुए थे, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा। इस अजीब चीज को देखकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गई और लेने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन यात्री का स्वभाव अजीब था। मैं किसी और टकराव से बचना चाहती थी, तो मैंने अपना डर दबाया। लेकिन केवल एक क्षण के लिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। बॉक्स लेने के बाद मैंने अपना काम जारी रखा। लगभग आधी उड़ान के दौरान मुझे सिर में दर्द महसूस होने लगा और काफी चक्कर आने लगा। हाथ पांव में ताकत नहीं रही। मैंने सोचा शायद यह नींद की कमी के कारण हो रहा है और मैं विमान के उतरने तक इसे सहन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही मैं इसे सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। सहयोगी ने देखा और तुरंत मुझे विश्राम कक्ष में ले गए। मैं विमान के कर्मचारी विश्राम कक्ष के बिस्तर पर जाकर सो गया। बस शरीर पलटा और सोता रहा। कुछ घंटों के आराम के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा था। फिर मैं तरोताजा होने के बाद बिस्तर से उतरने के लिए तैयार हुआ और जूते पहनकर आगे बढ़ने लगा। क्योंकि मेरे पैर की उंगली को जूते के अंदर कुछ चुभने वाली चीज महसूस हुई और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वह क्या चीज है, मैं हाथ अंदर डालने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए मैंने जूते को उठाया और नीचे की ओर लटकाया। कुछ बार सिरहाने की मेज पर भी मारा। अचानक एक विशाल कीड़ा बाहर गिरा। जमीन पर गिरने से तेज आवाज हुई। उसका बाहरी रंग लाल था, पीठ पर काले धब्बे थे और सफेद त्रिकोणीय पंख थे जो एक वयस्क के हाथ की हथेली जितना लंबा था। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। जब मैं डर के मारे जूते फेंक कर कमरे से भागा तो उस चीज ने अपने शरीर के पिछले हिस्से से 4 फूंसीदार सौंकों को बाहर निकाला। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी जो एक पतंगे और सेंटीपीड के क्रॉस जैसा हो। इसकी बनावट तो बस साइंस फिक्शन फिल्मों के राक्षसों में ही दिखनी चाहिए। मैं आराम क्षेत्र से लेकर केबिन तक दौड़ता गया। सहयोगी और यात्री मेरे आंखों में डर देख सकते थे। एक पुरुष सहयोगी जल्दी से मेरी ओर आया और मेरी वर्णन सुनने के बाद उसने आराम कक्ष में जाकर देखने का निर्णय लिया, जबकि मैं डर से कांपते हुए अपनी सीट पर बैठा रहा। पुरुष सहकर्मी लौटकर आए और मुझे बताया कि उन्होंने विश्राम कक्ष की पूरी जांच की और वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और मैं अभी जो अजीब डरावनी कीड़े के बारे में कहा वो भी नहीं था। उसने मुझे समझाया कि शायद ये मेरे शरीर की कमजोरी के कारण था, जब मैं सोते समय बुरा सपना देख रहा था। सहकर्मी की सांत्वना ने मेरे डर को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया। जब मैं सीट बेल्ट बांधकर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, मेरे बगल में बैठे सहकर्मी ने मेरी टांगों पर कुछ निशान देखे और उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या तुमने किसी चीज से टक्कर ली है? तुम्हारी टांगों पर ये नीले पीले निशान कैसे हैं? मैंने उन्हें देखा कि वे जिस जगह की बात कर रहे थे वास्तव में मेरी बाईं टांग के घुटने के अंदर कुछ लकीरें थीं जो 3-4 सेंटीमीटर लंबी काली धारियां थीं। मैंने रगड़ा, दर्द नहीं हुआ और ना कोई गांठ थी। त्वचा भी नहीं झुर्रीदार हुई थी, पर टांग पर पहनी हुई स्टॉकिंग्स भी ठीक थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, बस वरिष्ठ कह रहे थे कि पता नहीं किससे टकरा गए। घर लौटकर मैंने चीजें रख दी और सीधे नहाने जाना चाहा। कपड़े उतारते समय मैंने अपनी टांगों को ध्यान से देखा। पता चला कि पैर पर वह काले धब्बे वास्तव में असमान निशान थे जो विमान में उस अजीब यात्री द्वारा मुझे फेंकने के लिए दिए गए छोटे लकड़ी के बॉक्स पर रून की तरह दिखते थे। मुझे अचानक याद आया कि विमान पर आराम करते समय शरीर में चुभन वाली दर्द का स्थान वही था जहां अब यह निशान है। मैं घबराते हुए तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ी, लेकिन जितना जोर से मैंने उसे धोने की कोशिश की वह काला निशान जरा भी नहीं हटा। जब तक आज तक वह निशान मेरे शरीर पर बना हुआ है। जब भी कोई इस अजीब से जन्म चिन्ह जैसे निशान के बारे में पूछता है तो मैं उन्हें उस उड़ान का भयानक अनुभव बताता हूँ। बाद में मैंने एक वैज्ञानिक मित्र से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ये घुमावदार आकृतियां शायद मात्र एक तरह की उत्परिवर्तित वैरिकाज का प्रदर्शन है। मुझे उस पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ।